नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। आज मैं बहुत दिन के बाद YouTube पर अपना वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो वीडियो से पहले सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया वर्ष हमारा आज से चालू हो चुका है और मैंने आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से बताया हुआ था कि मैं अपना YouTube पर जो भी हमारे वीडियो हैं 1 जनवरी 2025 से निरंतर शुरू हो जाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य से आज मैं अपना वीडियो लेके मध्यकालीन भारत का लेके आया हुआ हूँ। तो हम लोग ज़्यादा कुछ बात किए बगैर हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मध्यकाल चल रहा था, शुरुआत हमने की हुई थी और मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका था जो इस्लाम धर्म के उदय के बारे में था। उसी इस्लाम धर्म का जो उदय होता है उसको लेके हम अपने तरफ आएंगे, देखेंगे कि इस्लाम धर्म का जब उदय हो जाता है तो हमारा देश या हमारा जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, उसमें कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म जब हमारा उदय होता है तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने जो ये लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये विश्व के विभिन्न भागों में जाते हैं। और जब जाते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत में क्या क्या स्थिति थी, क्या था क्या नहीं था, इस चीज़ को हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर हेडिंग बना दी हुई है, अरबों के विजय से पूर्व सिंध और अरबों के आक्रमण के पूर्व भारत की दशा का परिचय क्या था। हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैप भी बना के आप लोगों को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हुआ है। बहरहाल जो लोग मैप जानते होंगे तो ये समझ गए होंगे कि कहाँ क्या ये बनाया गया है। तो जिन लोगों को नहीं जानकारी है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। ये हमने यहाँ पर भारत का मैप बनाया हुआ है। ये हमने अरब प्रायद्वीप बना दिया हुआ है। ये अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और जो इस्लाम धर्म का उदय होता है वो यहीं पर होता है। अब होता क्या है कि अब ये जो इस्लाम धर्म के लोग हैं ये पश्चिम में प्रचार करने के लिए जाएंगे, दक्षिण में प्रचार करने के लिए जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे। जब ये इस्लाम लोग पूर्व में अपना प्रचार करने के लिए जाएंगे तो हमको हमारा देश यहाँ पर भारत मिलेगा। और भारत के साथ साथ जब जिस समय की ये बात चल रही है वही लगभग 7वीं शताब्दी की बात चल रही है। तो इस समय हमारे यहाँ पर होता क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान के ऊपर हमको अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। अफ़गानिस्तान के पास में हमको यहाँ पर नेपाल देखने को मिलेगा। कई देश जो कि भारत के इस समय तो सीमावर्ती हैं, लेकिन कभी न कभी ये भारत का अंग हुआ करते थे, ख़ास तौर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको लेके आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आप चालू करते हैं अपना अरबों के विजय से पूर्व सिंध और अरबों के आक्रमण से पूर्व भारत की दशा का परिचय देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इस्लाम का उदय। देख लीजिए कहाँ पर होता है। जैसे आपने पैगंबर साहब का नाम सुना होगा तो वो इस्लाम धर्म के जनक माने जाते हैं और इस्लाम का उदय अरब के रेगिस्तान में हुआ था। अरब का रेगिस्तान हमने यहाँ पर ये अरब जो प्रायद्वीप बनाया हुआ है यही हमारा इसी को हम यहाँ पर बोल देंगे अरब का रेगिस्तान। डेजर्ट जिसको बोलते हैं ये हमारा डेजर्ट है, यानी एक रेगिस्तान है। जैसे अपने भारत में थार का रेगिस्तान है या थार का मरुस्थल है, इस टाइप में ये हमारा अरब का रेगिस्तान है। और आप लोग जानते हैं रेगिस्तान होता क्या है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसी जगह जहाँ पर कोई जीने योग्य दशा नहीं पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। और ये हमारा रेगिस्तान हो जाता है। इसी में क्या होता है कि हमारा इस्लाम का उदय होता है। अब जब इस्लाम का उदय हो जाता है तो इस्लाम को सबसे पहले जो मानने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, अरब लोग होते हैं। और अरब लोग हम किसको बोलते हैं, जो ये अरब प्रायद्वीप के आसपास लोग जो बसे हुए हैं, ख़ास तौर से ये मुस्लिम वर्ग होंगे। तो इसके जो पहले अनुयायी थे अरब थे
और शक्तिशाली ताकत बनकर एशिया में उभरे। मतलब ये जो इधर का एरिया है ये किस में आएगा, एशिया में आएगा। तो ये लोग क्या है कि शक्तिशाली ताकत बनकर एशिया में उभर रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विश्व विजय अभियान शुरू किए हैं। तो कौन, ये जो अरब लोग हैं ये मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और अपनी ताकत को जो है विश्व के विभिन्न भागों में दिखाना चाहते हैं। तो विश्व के विभिन्न भागों में जो भी ये ताकत दिखाएंगे उनसे हमारा, जैसे उत्तर से हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, पश्चिम से हमारा लेना देना नहीं होगा, दक्षिण में नहीं लेना देना होगा। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो ये लोग जो है पहुंच जाएंगे कहाँ पर, अफ्रीका सहित तो कुछ यूरोपीय देशों में। और अगर उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो पूरे यूरोप के देशों में पहुँचेंगे। और अगर हम दक्षिण की अगर बात करेंगे तो दक्षिण में हमको यहाँ पर कुछ देश देखने को मिल जाएंगे, जैसे कुछ अफ्रीका के देश मिलेंगे। जैसे जैसे हम महाद्वीप वाइज नीचे आएंगे और हमको यहाँ पर मालदीव मिल जाएगा जो वर्तमान में देखते हैं। तो ये कुछ हमको देश दक्षिण में देखने को मिलेंगे। और अगर हम पूर्व की ओर देखने को मिलेंगे तो आज के तौर पर हमको ये पाकिस्तान यहाँ पर मिलेगा, भारत मिलेगा, अफ़गानिस्तान इधर मिल जाएगा और इधर हमारा नेपाल मिल जाएगा। तो इस तरफ ये क्या करते हैं कि ये लोग अपना जो है रुख करते हैं कि चलो हम अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी हुई है। अब यहीं पर होता क्या है कि सिंध, मतलब जो यहाँ पर मेन, अगर हम एशिया में बात करते हैं यानी अरब के पूर्वी भाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमको प्रांत देखने को ये मिलता है सिंध। सिंध प्रांत ये हमारा जो है इस समय पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ये जो सिंध प्रांत होता है, ये सिंध प्रांत अगर हम देखते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो सिंध प्रांत के हमको उत्तर में मिल जाएगा ये कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर एक झील है। और दक्षिण में अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा समुद्र। और इस समुद्र की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा, अरब सागर। ये अरब सागर वही अरब सागर है जो हिंद महासागर का एक पार्ट के तौर पर आएगा। और ये जो सिंधु नदी है इसी अरब सागर में देखने को हमको मिलेगी। और ये सिंध प्रांत मुल्तान के आसपास का जो है ये एक पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, बड़ा माना हुआ ये क्षेत्र रहता है। तो ये लोग जो अरब वाले लोग होते हैं ये इस तरफ अपना रुख करते हैं। तो सिंध की कुछ कंडीशन को अगर हम बता दें तो सिंध क्या होता है कि सिंध की प्राचीन काल से बड़ी व्यापकता रहती है। सिंध में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो शासन करने वाले लोग होते हैं तो यहाँ पर एक हमारा वंश होता है जिसका नाम है राय वंश है। मतलब ये लोग राय वंश के नाम से जो है यहाँ पर शासन करते हैं। और राय वंश एक हमारा जो है ये बौद्ध लोगों को मानने वाला एक परिवार होता है। उसी के शासक यहाँ पर जो है होते हैं। राय वंश में एक शासक होता है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं राय साहसी द्वितीय। राय साहसी द्वितीय यहाँ पर शासन कर रहा होता है। होता क्या है कि राय साहसी द्वितीय की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात राय साहसी द्वितीय की जो पत्नी होती है लाडी, ध्यान रखना ये लिखा नहीं हुआ है, आप लोग अगर बताएं तो लिख दें, क्योंकि इस बोर्ड पर सब कुछ तो लिखा नहीं जा सकता है। कुछ बातें आपको हम यहाँ पर ऐसे ही बताएंगे, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी जो है इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि जब राय साहसी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो पत्नी होती है लाडी क्या करती है, अपनी शादी कर लेती है किससे, चाँच नाम का एक हमारा जो है यहाँ पर ब्राह्मण होता है, उससे जो है शादी हो जाती है। और जिस समय ये शादी होती है उस समय इस समय काफ़ी उथल पुथल हमको देखने को मिलती है। उस उथल पुथल को आपको कुछ मतलब उसमें बताना नहीं है, क्योंकि उससे आपका परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब बड़े घरों के खानदान की शादी वगैरह होती है तो होता क्या है कि एक राजनीति का जो है केंद्र बनता है। उस राजनीति में होता क्या है कि कुछ इधर की बातें, कुछ उधर की बातें, कुछ दूर दराज की बातें, ये सब बातें होती हैं। तो उन बातों से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो लाडी करती क्या है कि यहाँ पर चाँच से विवाह कर लेती है। तो जब ये अरब लोग यहाँ पर आते हैं सिंध में, तो सिंध जो था हमारा चाँच ब्राह्मण के अधिकार में था। यानी सिंध का जो राजा होता है वो चाँच नाम का एक ब्राह्मण होता है। और
चांच की पत्नी आप याद रखिएगा जिसका नाम था लाडी, वो क्या थी, हमारी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। इतना ये होता है। उसके बाद चांच करता क्या है कि जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में ब्राह्मण लोगों की संख्या कम है, तो चांच करेगा क्या, भारत में, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है बहुसंख्यक, खास तौर से हिंदू धर्म के लिए बहुसंख्यक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो है लोग होते हैं, उन लोगों में चांच करता क्या है कि कन्नौज के ब्राह्मणों को यहाँ पर जो है ले जाता है। कौन? चांच। और क्यों ले जाता है? क्योंकि अपनी जो संख्या है वो संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, साथ साथ में लोगों को रहने के लिए या खेती करने के लिए यहाँ पर उपयुक्त जगह मिल जाती है। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, चांच ने सिंध में कन्नौज के ब्राह्मणों को बसाया। यहाँ पर जो है सिंध में ब्राह्मणों को ये बसा लेता है कौन? चांच। और माल गुजारी से मुक्त ज़मीनें दान में दी, क्योंकि ये राजा है, राजा के पास बहुत सारी जो है ज़मीन हुआ करती है। ये जो भी यहाँ से ब्राह्मण लोगों को ले गया है उनको ज़मीन देते हैं, लोग बाग यहाँ पर अपनी खेती करते हैं और जीविका चलाते हैं। अब चांच की मृत्यु हो जाती है, तो चांच की मृत्यु के बाद इसका जो है लड़का होता है जिसको कहते हैं चंद्र, ये चंद्र शासक होता है। अब जब चंद्र हमारा शासक होगा तो कुछ दिन के पश्चात चंद्र की भी मृत्यु हो जाएगी। जब चंद्र की मृत्यु हो जाती है तब यहाँ इसका ये जो दाहिर है, दाहिर चांच का भतीजा है, ये यहाँ पर शासक बनता है। अब जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तब उस समय शासक कौन था? दाहिर था। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। उसके बाद होता क्या है, ये तो हमने आपको बात पहले बता दी है, तो इतना तो हमको ये जानकारी जो है सिंध प्रांत की मिल जाती है। तो हमने सिंध की यहाँ पर लोकेशन देख ली है कि कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। सिंध के उत्तर में हमको कैस्पियन सागर झील देखने को मिलेगी और दक्षिण में हमको जो है ये समुद्र देखने को मिलेगा। तो सिंध का जो विस्तार है एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो बड़े जो हमारी भू जल राशियाँ हैं उन जल राशियों के बीच में है। और अगर हम देखेंगे तो ये व्यापारिक दृष्टि से भी हमारा जो है महत्वपूर्ण बनेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस एरिया में जो भी विस्तार देखने को मिलेगा वो हमारा जो है अरबों का ही देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह होगी कि जो अरब आक्रमणकारी हैं इनको हम लोग अभी एक दो वीडियो करने के पश्चात हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस समय की क्या कंडीशन पाई जा रही है। अब सिंध के पश्चात, क्योंकि सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बगल में हमारा क्या है कि यहाँ पर भारत है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। अब जो अरब आक्रमणकारी हैं तो जाहिर सी बात है अपने साम्राज्य का अगर विस्तार करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिंध तक ही सीमित हो जाएंगे। अब ये करेंगे क्या कि भारत तरफ तक की आएंगे। तो भारत की तरफ आएंगे तो इस समय भारत की दशा क्या रहती है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मतलब जितना भी हमारा पूरा भारत है इसमें कोई केंद्र में कोई राजा नहीं है। और जो अगर कोई केंद्र में राजा नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा का पूरा देश ये कई प्रांतों में बटा हुआ है और इन्हीं प्रांतों में क्या है कि कोई ना कोई शासक है। तो ये राज्य क्या है हमारे, ये स्वतंत्र हैं तथा विभिन्न प्रकार के राजवंश हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि विभिन्न राजवंश हमको देखने को अगर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजा लोगों का एक काम होता है अपने राज्य को बढ़ाना, तो ये राज्य आपस में लड़ा भी करते थे। तो इस वजह से है क्या कि अगर देखा जाए कहीं पर किसी देश में अगर लड़ाई वगैरह का माहौल है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ हमारी जो है राजनीतिक कमजोरी महसूस होती है। तो इसका ये लोग करेंगे क्या, फ़ायदा उठाएंगे। आगे हम देख लेते हैं कि इस समय हमको कौन कौन से राजवंश देखने को मिल रहे हैं। जैसे कुछ राजवंशों का हमने जिक्र कर दिया हुआ है, सभी राजवंशों का जिक्र करना यहाँ पर नामुमकिन की बात है। जितने भी राजवंश होंगे हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। जैसे पहला राजवंश यहाँ पर हमने देखो लिखा हुआ है कारकोट राजवंश। ये राजवंश हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। कारकोट राजवंश का संस्थापक कौन होता है, दुर्लभ वर्धन होता है। और एक चीज याद रखिएगा, दुर्लभ वर्धन के समय में ही एक चीनी यात्री होता है ह्वेनसांग, वो जम्मू कश्मीर की यात्रा भी करता है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ देते हैं
कि ह्वेन-सांग ने जम्मू कश्मीर की यात्रा किसके समय में की थी, तो दुर्लभ वर्धन के समय में की थी। और दुर्लभ वर्धन के पश्चात हमको शासक मिल जाएगा यहाँ पर कौन, प्रतापदित्य। और प्रतापदित्य क्या करेगा, अपने ही नाम पर जम्मू कश्मीर में एक शहर है जिसको कहते हैं प्रतापपुर, उसकी यहाँ पर स्थापना करेगा। अगर हम कारकोट वंश में अगर प्रतापी शासक की अगर हम बात करेंगे तो ललितादित्य मुक्तापीड का नाम और जयापीड विनयादित्य का नाम आएगा। वैसे आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने पढ़ा होगा कि ललितादित्य मुक्तापीड का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है कि इसने जो है बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण ये जो है जाना जाता है। जैसे ललितादित्य मुक्तापीड करते क्या है कि पहली बार क्या है कि ये अरबों को जो है पराजित भी करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन मिल सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है अरबों को पराजित किया था, तो ललितादित्य मुक्तापीड हुआ करता था। तो ऐसा हमको ये उल्लेख मिलता है। उसके साथ साथ में जो ललितादित्य मुक्तापीड था, इसके राज्य का विस्तार कई राज्यों में था। जैसे हमारा एक कन्नौज पड़ता है, कन्नौज में इसका जो है विस्तार था। एक हमको जगह यहाँ पर पंजाब देखने को मिलेगी, पंजाब जो हमारा भारत और पाकिस्तान सहित होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक हमको यहाँ पर मुल्तान जगह देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी इसका साम्राज्य था। और एक पाकिस्तान की जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं दरिदिस्तान, यहाँ पर भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी शक्तिशाली शासक था। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि ये प्रतापी शासक थे। इसने अरबों को पराजित भी किया हुआ था और तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ललितादित्य मुक्तापीड के अंदर अपने राज्य को बढ़ाने का एक पूरा का पूरा तजुर्बा था। तो इस वजह से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। साथ साथ में जो ललितादित्य मुक्तापीड है, ये मंदिर बनवाने के लिए बड़ा फेमस रहता है। मतलब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया हुआ था। सभी मंदिरों को तो हमने यहाँ पर नहीं जिक्र किया हुआ है, लेकिन कुछ मंदिरों का हमने जिक्र कर दिया हुआ है। जैसे ये मार्तंड सूर्य मंदिर, ये जम्मू कश्मीर में हमको मंदिर मिलेगा, इस मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। और भूतेश शिव मंदिर, ये भी हमको जम्मू कश्मीर में मंदिर मिलेगा। तो इन दो मंदिरों का निर्माण कौन कराता है, ललितादित्य मुक्तापीड करवाता है। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं। जब भी हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे तो आपको ये मंदिर वगैरह हम बताएंगे और कौन कौन से मंदिर किसके द्वारा जो है ये हमारे बनाए गए हैं। तो एक तो हमको ये मिल गया हुआ है, कौन सा वंश मिल गया है, कारकोट राजवंश। उसके बाद हमने बताया था कि ये बगल में हमारा नेपाल है। नेपाल में एक वंश इस समय जो है चल रहा है, जिस वंश का नाम है ठाकुरी वंश। और ठाकुरी वंश की स्थापना करते हैं कौन, अंशुवर्मन करते हैं। बहरहाल ज़्यादा तो हमको ठाकुरी वंश के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोकेशन अपनी को समझ रहे हैं कि कहाँ क्या हमारी लोकेशन है। तो आप लोग कम से कम ये याद रखिए, ठाकुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो अंशुवर्मन था। बंगाल में पाल वंश था, तो ये तो आप जानते ही हैं कि बंगाल में पाल वंश था, जिसकी स्थापना 750 में गोपाल पाल ने की थी। तो ये आप नाम इनका ध्यान रखिएगा। बाकी जो है पाल वंश जब भी शुरू करेंगे तो उसके जितने भी शासक हैं वो हम आपको बताएंगे, कौन कौन है, धर्मपाल हैं, कौन कौन है, ये सब बताएंगे धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, कुछ राजपूत वंश हैं, कुछ एक दो के नाम हमने लिखा हुआ है। जैसे चौहान वंश जो अजमेर में हमको मिलेंगे, जिनको हम लोग शाकंभरी के चौहान बोलते हैं। तो इस टाइप के ये हमको वंश मिलते हैं। अगर इन वंशों से पहले की अगर हम बात करें हैं तो हमको एक वंश मिलता है जिसको कहते हैं हिंदू राजशाही वंश। मतलब ये पहले का वंश होता है किसके, कारकोट राजवंश के पहले। तो ये कुछ हमको इस समय भारत की दशा के तौर पर हमको वंश देखने को मिलते हैं। अब अगर इन वंशों की अगर हम बात करने के पश्चात हम पूरा का पूरा अगर इनकी राजनीतिक दशा को देखें तो इनका जो शासन था वो राजतंत्र था। कैसा था, राजतंत्र, यानी जो शासन करेगा राज्यों में जो स्वतंत्र राज्य थे उन पर राजा ही शासन करेगा। और जो ये साम्राज्य था, साम्राज्य को बांट रखा था प्रांतों में, प्रांतों को जिलों में, जिलों को गाँवों में बांटा गया था। और धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो है जब अरबों का आक्रमण यहाँ पर सिंध पर हो रहा है तो उस समय जैन धर्म ज़्यादा व्यापक था। जैन धर्म के बाद जो है बौद्ध धर्म व्यापक था, बौद्ध धर्म के बाद शैव धर्म व्यापक था, शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म व्यापक था।
और अंततः होता क्या है कि सब धर्म आपस में क्या होते हैं, मिल मिलाकर ये हमारा हिंदू धर्म का निर्माण करते हैं। तो इस समय हिंदू धर्म की महत्ता हमारी जो है बढ़ जाती है। अगला होता है समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी, यानी जाति प्रथा यहाँ पर थी, क्योंकि जाति प्रथा आपको जो है जाति प्रथा आपकी ऋग वैदिक काल में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हमने आपको वर्ण बताए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अभी समाज में जाति प्रथा विद्यमान है। और अगर वर्तमान की बात करें तो आज भी जो है हमारी जाति प्रथा है, क्योंकि भारत के अंदर जाति प्रथा ही जो है इस समय सर्वोपरि मानी जा रही है। और इसी प्रथा के आधार पर पूरा का पूरा जो है हमारे नेता लोग राजनीति भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ में क्या है, बहुविवाह प्रचलित थे, यानी जो है कोई भी व्यक्ति अपने अनेक विवाह कर सकता था। सती प्रथा का प्रचलन था। तो ये हमको यहाँ का समाज देखने को मिलता है। कुल मिला के आज हमने मध्यकालीन भारत में जो इस्लाम धर्म के आगे का पार्ट था वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम अपना पार्ट अगर मध्यकालीन भारत का लेके आएंगे तो मध्यकालीन भारत के जानने के स्रोत को लेके आएंगे। उस स्रोत में हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तक किसने लिखी है और किसकी जानकारी मिलती है, ऐसी सामग्री लेके आएंगे। और कोशिश करेंगे जो हमारे वीडियो अगले आएंगे वो रोज़ पर डे अपना विषय बदलते हुए वीडियो हमको देखने को मिलेंगे। तो बहरहाल जिन लोगों ने अपना तैयारी करना शुरू किया हुआ है वो लोग अपना लगातार समझते हुए अपने नोट्स बनाते चलें और इधर उधर से कुछ ना कुछ सामग्री जोड़ते रहें, क्योंकि आप पेपर का स्तर देख रहे हैं। अभी जैसे यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था तो पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया हुआ था। आम तौर पर अगर हम देखेंगे कि अगर आप हल्की फुल्की मेहनत या छोटी किताबों को अगर पढ़ते हैं तो उनसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले नहीं हैं। यानी आने वाला दौर हमको ये बता रहा है कि हमको बहुत ही अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी तथा एक अच्छे मैटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग हमारे जो है वीडियो देखिए और देखिए कि हमारे जो भी मैटर है वो सब कुछ आपके परीक्षा अकॉर्डिंग मिलेगा। तो बस बाकी और कुछ नहीं है। अब हमारे जो है वीडियो धीरे धीरे आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, जानबूझ के हमने यहाँ पर भूगोल का ज़्यादा जिक्र इस वजह से नहीं किया हुआ है क्योंकि ये हमारा जो है इतिहास चल रहा है। इतिहास में भूगोल का ज़्यादा जिक्र करना थोड़ा दिक्कत भरी बात हो जाती है। इस वजह से जैसे ये कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर में बताया जा सकता था कि कौन कौन से जो है देश लगते हैं और ये किससे संबंधित है, कौन समझौता यहाँ पर होता है। अरब सागर में बताया जा सकता था, यहाँ पर जो है जल संधियाँ वगैरह आपसे बताई जा सकती थी। काफ़ी कुछ यहाँ पर बताने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है भूगोल की हैं। इस वजह से हम उन चीज़ों का जिक्र बहुत ही कम करेंगे जो उस विषय में नहीं है। जब हम भूगोल लेके आएंगे या टॉपिक अपना जो चल रहा होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।